गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग कोविड-19 के ड्यूटी में फंसे हुए थे, जिसके कारण कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन हम लोगों का कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोग अपना समय निकाल करके वीडियो बनाएं और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का अध्ययन कराते रहें। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक जहाँ तक ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं और मृदा संबंधित जो आगे पढ़ना है वो पढ़ते हैं। चलिए सर लगाइए लेटराइट मृदा। चलिए आइए दोस्तों, आते हैं यहाँ पर लेटराइट मृदा के बारे में। लेटराइट मृदा क्या है? लेटराइट मृदा का विकास उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा के कारण निक्षालन होता है, वहाँ पे लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में होता है और जहाँ पे अत्याधिक निक्षालन होता है। किसके कारण? भारी वर्षा के कारण। ठीक है, इस जगह पर लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। लेटराइट मृदा ज़्यादातर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध है। ठीक है, लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन लेटराइट मृदा जो है काजू के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। काजू के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है सर, आगे बढ़ाइए। और आगे बढ़ाइए। चलिए रुक जाइए। मरुस्थलीय मृदा और ऊपर कीजिए थोड़ा। ये रहा अपना मरुस्थलीय मृदा। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? रेतीली, रेत वाली मृदा। ठीक है, तो मरुस्थलीय इलाकों में रेत वाली मृदा पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा रेतीली होती है और लवणीय होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है तो हम कहेंगे रेतीली होती है और लवणीय होती है। यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है। रेतीली मृदा उपजाऊ नहीं होती, लेकिन उचित सिंचाई का प्रबंधन करके हम इसको उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कीजिए सर। बस अब आते हैं वन मृदा। वन मृदा क्या होता है? वन मृदा आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर बारिश अधिक होती है। ठीक है, बारिश अधिक होती है। देखिए, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है उन्हें क्या कहते हैं? वन मृदा कहते हैं। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वन मृदा कहते हैं। यह मृदा उपजाऊ होती है। वन मृदा उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण। अब इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया था, अब फिर से करेंगे। मृदा अपरदन क्या है और मृदा का संरक्षण कैसे होगा? ठीक है, मृदा के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि अगर बारिश के माध्यम से मृदा का कटाव हो पानी के माध्यम से, और वह पानी के साथ बहकर कहीं से कहीं और चला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? मृदा का अपरदन। ठीक है, मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। स्पष्ट है कि मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है।
और दोनों में संतुलन होता है। बिल्कुल, एक तरफ से बन रहा है और अपर्दन हो रहा है तो संतुलन होगा, लेकिन अगर नहीं बन रहा है और अपर्दन हो तो असंतुलन हो जाएगा। वही होता है कब? जब मानवीय क्रियाओं द्वारा ये असंतुलन हो जाता है, जैसे वनोन्मूलन द्वारा, अति पशुचारण द्वारा, निर्माण और खनन द्वारा। ठीक है, इन सभी से मृदा अपर्दन की समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि मृदा जो बनने की प्रक्रिया है वो धीमी है, धीरे धीमे बहुत सारे वर्षों में जाकर मृदा बनता है, लेकिन खनन करने के बाद तुरंत ही नष्ट हो जाती है। इसके कारण मृदा अपर्दन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब जानेंगे हम लोग कि मृदा संरक्षण क्या है। तो मृदा के संरक्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा करके, अति पशुचारण संबंधित समस्या के निदान करके इत्यादि। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ सकती है इसमें, ऊपर बढ़ाई सर, कि खनन जो होता है उस गड्ढे को भर करके भी मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी बातें मृदा अपर्दन और संरक्षण से ही संबंधित है। चलिए सर आगे बढ़ाइए। अब देखिए, रुकिए सर, भारत के पर्यावरण की दशा, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिला। सुखो माजरी गांव हरियाणा का एक गांव है। हरियाणा राज्य जो है अपना, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा राज्य में अवस्थित गांव है सुखो माजरी, जहाँ पे अति पशुचारण के कारण भूमि की उर्वरता बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा उचित प्रबंधन से वहाँ के भूमि का जो निम्नीकरण था उसको बढ़ा दिया गया और वहाँ के लोगों का जीवन खुशहाली से भर गया। अब आते हैं झाबुआ जिले पर। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल जैसे सुखो माजरी में था वैसे ही झाबुआ में था, लेकिन वहाँ के लोगों के दृढ़ निश्चय ने उन्हें उन समस्याओं से निदान दिलवा दिया। ठीक है, चलिए इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं, जैसे पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है। बिल्कुल, जैसे जैसे लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं वो घटती जाएंगी तो उनका आय बढ़ता जाएगा और जीवन खुशहाली से भरता जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस पाठ का संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। अब इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था संसाधन के बारे में कि कौन कौन सा संसाधन होता है, क्या क्या होता है। ऑप्शन है नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरण योग्य। तो हम लोगों ने किताब के अध्ययन के माध्यम से जाना था कि कौन सा संसाधन किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। बिल्कुल, लौह अयस्क है अनवीकरण योग्य। क्यों? क्योंकि एक बार अगर इसका हम उपयोग कर ले तो यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह अनवीकरण योग्य की श्रेणी में आएगा। आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा पहले क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। ज्वारीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो समुद्र के लहरों द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। क्या है? किस प्रकार का संसाधन नहीं है। अब देखिए, ऑप्शन क है पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन ख है अजैव, ऑप्शन ग है मानवकृत,
ऑप्शन घ है अचक्रीय। ऑप्शन के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि किस प्रकार का संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ज्वार तो हमेशा चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद अजैव है, तो बिल्कुल अजैव है। मानवकृत है तो नहीं, बिल्कुल मानवकृत नहीं है। यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मानवकृत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, उनमें से क्वेश्चन आ गया पंजाब के बारे में। तो हम लोगों ने पंजाब के बारे में पढ़ा था कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के पीछे वहाँ पे अधिक सिंचाई यह कारण है जिसके कारण वहाँ का भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती हम लोगों ने पढ़ा था कि पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि भूमि का अपरदन कम हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यह खेत है, ठीक है। यह भाग पहाड़ी इलाका में है, ऐसे ऐसे पहाड़ है, यह भाग ऊंचा में है और यह भाग नीचा में है। अगर हम लोग इस प्रकार से खेती करेंगे ऐसे ऐसे, तो पानी का बहाव ऐसे हो जाएगा जिसके कारण मृदा का अपरदन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐसे नहीं करके सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है। सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है, एक ऊंचाई का क्यारी एक जगह, फिर एक ऊंचाई की क्यारी एक जगह, फिर एक ऊंचाई की क्यारी एक जगह, फिर एक ऊंचाई की क्यारी एक जगह। इस प्रकार से खेती की जाती है ताकि भूमि का अपरदन कम से कम हो, ठीक है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन क क्या है? पंजाब। ऑप्शन ख उत्तर प्रदेश के मैदान। ऑप्शन ग हरियाणा। ऑप्शन घ उत्तराखंड। तो हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी इलाका किन राज्य में है, तो ऑप्शन घ उत्तराखंड, ठीक है। आप लोग नोट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। बस अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि काली मृदा किन राज्यों में पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मृदा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ऐसे ही कुछ राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन है क जम्मू कश्मीर, ख राजस्थान, ग महाराष्ट्र, घ झारखंड। तो ग हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है कि काली मृदा कौन सी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मृदा कपास के फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे है लघुत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। लघुत्तरीय क्वेश्चन हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसके माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप इस क्वेश्चन का आंसर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम बताए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। अभी मैंने बताया है कि किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। इन प्रश्नों के जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ाइए। बस अब देखिए यह है वर्ग पहेली, थोड़ा और ऊपर कीजिए सर। वर्ग पहेली पे आते हैं। इसमें से इनमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला है, भूमि जल वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा। भूमि जल और वनस्पति के रूप में प्राकृतिक संपदा। अब इन सब बातों को हम किस नाम से जानेंगे। तो चूंकि यह इंग्लिश में दिया गया है
पहला है भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा। चूंकि वर्ग पहले जो है इंग्लिश में दिया गया है, इसलिए उसका वर्ड हम लोग इंग्लिश में जानेंगे। उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्स। ठीक है सर, लगाइए उस क्वेश्चन को, मैं बता दूं बच्चों को। अब देखिए हम लोग क्या करना है, इन सारे अल्फाबेट से मिलाकर एक ऐसा शब्द बनाना है जो उस शब्द से मैच करता हो। ठीक है, मैंने क्या कहा है? शब्द रिसोर्स। अब देखेंगे रिसोर्स कैसे कैसे मिल सकता है। आर देखेंगे, आर ई, रिसोर्स कैसे मिलेंगे? क्या होगा? RESOURCE। ठीक है, हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पे मिलेगा। पहले देखें आर, आर के आसपास देखेंगे ऐसा अल्फाबेट जो उससे मैच करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, आर के बाद ई कहीं नहीं है, यहाँ पे है REST, तो ये नहीं होगा। ये देखिए आर है, ई है, SOURCE, यह हो जाएगा अपना पहले प्रश्न का जवाब, रिसोर्स। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? रिसोर्स। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, सरल दे जितने पर। दूसरा प्रश्न है अनवीकरणीय योग संसाधन का एक प्रकार। अनवीकरणीय योग संसाधन का एक प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इसको मिनरल्स कह सकते हैं। मिनरल्स, खनिज, खनिज अनवीकरणीय योग संसाधन है। जल्दी से लगाइए उसको। अब देखिए यहाँ पे मिनरल्स, जैसे हम लोगों ने रिसोर्स खोजा था वैसे ही मिनरल्स भी खोजेंगे। ठीक है, देखेंगे पहला कि एम लेटर कहाँ है, एम देखेंगे। उसके बाद मिनरल्स का स्पेलिंग होता है MINERALS। ठीक है, हम लोग उससे संबंधित सारे अल्फ़ाबेट को देखेंगे, यहाँ पे वॉच करेंगे और ढूंढेंगे। पहले हम लोग खोजेंगे एम, एम कहाँ पे है? एम है यहाँ पे, MIL, ए नहीं होगा, MID, ये नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं, MINERALS। ठीक है, आ गया मिनरल्स। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया अपना मिनरल्स। आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे और वर्ग पहले को सुलझाते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा। हम लोगों ने पढ़ा था मृदा के बारे में कि कौन सी मृदा ऐसी है जो उच्च नमी को बनाए रखती है। लगाइए सर, उसको ढूंढते हैं। तो ब्लैक सॉइल, काली मृदा जो है वह नमी ज़्यादा नहीं सोखती है। ठीक है, वह नमी को बरकरार रखती है, पानी को संचय करके रखती है ताकि फसल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, हम लोग ढूंढेंगे काली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक से संबंधित वर्ड ढूंढेंगे इसमें। पहले देखेंगे ब्लैक का पहला अल्फाबेट क्या होता है? पहला लेटर B होता है, दूसरा L, तो L इसके आसपास में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए कहीं और ढूंढेंगे B, और देखेंगे कहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ गया BLACK, बिल्कुल यह हो जाएगा अपना सही जवाब, ब्लैक। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वर्ग पहले को सुलझाते हैं। ठीक है, यह हो गया ब्लैक, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसून जलवायु में अत्यधिक निक्षालित मृदाएं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा क्या होती है? मानसून जलवायु में अत्यधिक निक्षालित होती है, इसका अपरदन ज़्यादा होता है। अब उस वर्ग पहले में हम लोग लेटेराइट शब्द को ढूंढेंगे। अब देखिए लेटेराइट शब्द ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ढूंढेंगे एल। लेटेराइट का पहला लेटर होता है एल, दूसरा ए, तीसरा टी। ठीक है, लेटेराइट ढूंढेंगे। एल कहाँ पे है? एल यहाँ है, एल यहाँ है, लेकिन ये इसके आसपास में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहीं और से ढूंढना शुरू करेंगे। देखेंगे कहाँ पे एल है। देखिए ये आ गया अपना एल, LATERITE, लेटेराइट। बिल्कुल यह हो जाएगा अपना सही जवाब, लेटेराइट।
आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, स्पष्ट है, लेट राइट हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कह रहा है मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए बृहत स्तर पर पेड़ लगाना। बृहत स्तर पर पेड़ लगाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एफोरेस्टेशन, ठीक है, एफोरेस्टेशन कहते हैं। इस शब्द को हम लोग ढूंढेंगे वर्ग पहेली में। सर वर्ग पहेली लगाइए। एफोरेस्टेशन की स्पेलिंग होता है AFFORESTATION। एफोरेस्टेशन का स्पेलिंग होता है AFFORESTATION। अब इससे संबंधित हम लोग अल्फाबेट ढूंढेंगे इसमें, ठीक है, बहुत लंबा वर्ड है। चलिए देखिए यहाँ पर ये है AFFORESTATION, ये हो गया अपना एफोरेस्टेशन। स्पष्ट है? आप लोग देख पा रहे हैं तो कृपया करके नोट करते चलिएगा ताकि आगे आपको सुविधा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लगाइए सर। अगला प्रश्न है भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं। हम लोगों ने भारत के नक्शा के माध्यम से जाना था कि भारत के किन किन भागों में किस प्रकार की मृदाएं उपलब्ध है या पाई जाती है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के मैदानी भाग जो है किस प्रकार की मृदा से बना है, तो वो है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। तो हम लोग ढूंढेंगे, एलुवियल का स्पेलिंग होता है ALLUVIAL, ठीक है। इससे संबंधित लेटर यहाँ पे ढूंढना शुरू करेंगे। पहला लेटर मैंने कहा है A, दूसरा L, फिर तीसरा L, ALL। यहाँ पे A है लेकिन L इसके आसपास में नहीं है, यहाँ भी A है लेकिन L इसके आसपास में नहीं है, इसलिए हम लोग कहीं और ढूंढेंगे जो इस शब्द को पूरा करता हो। देखिए यहाँ पे आते हैं, A आ गया, ALLUVIAL, यह रहा अपना आंसर, एलुवियल सॉइल, ठीक है। स्पष्ट है? सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय कुछ जो प्रश्न है उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। चलिए बच्चों, खत्म हो गया आज संसाधन और विकास। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों को भी ये जानकारी दीजिएगा कि इस प्लेटफॉर्म पे NCERT के सभी बुकों का अध्ययन अच्छे ढंग से कराया जाता है और आगे भी कराया जाएगा। हम लोगों का यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुविधा उपलब्ध हो, अपने घर पे रह के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।